Good morning, students. 12th चैप्टर इज़ द लास्ट चैप्टर ऑफ आवर सिलेबस. ये लास्ट चैप्टर है हमारे सिलेबस का. इसके बाद हमारा सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा. और मैंने जो आपके सिलेबस दिया था सेकेंड टर्म एग्ज़ाम्स में, उसके साथ साथ आपका एक सेकेंड चैप्टर आपके एग्ज़ाम से अब लेट हो रहे हैं और आपका लास्ट ही पेपर है बिल्कुल दिसंबर में, 28 दिसंबर को, इकोनॉमिक्स का. तो मैंने दो चैप्टर उसमें और ऐड किए हैं, आपका सेकेंड चैप्टर और आपका थर्ड चैप्टर सेकेंड बुक का. ठीक है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सेकंड और आपका थर्ड चैप्टर स्टूडेंट्स, वो इसमें और ऐड किए हैं मैंने, उनको भी एक बार पढ़ लेना अच्छे से. ठीक है, तो अब ये चैप्टर है हमारा आर्थिक धारणीय आर्थिक विकास. तो धारणीय आर्थिक विकास क्या होता है, ये जानने के लिए सबसे पहले हम इसके बेसिक का प्रयोग कर लेते हैं कि ये है क्या क्या नहीं है. धारणीय विकास की जो धारणा है, इसकी जो मतलब ये जो इसका कॉन्सेप्ट है, इसकी जो धारणा है, वो सबसे पहले जो है वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट द्वारा प्रकाशित वन कॉमन फ्यूचर में की गई थी. किसके द्वारा? ब्रुंडलैंड रिपोर्ट में की गई थी. किसमें? ब्रुंडलैंड रिपोर्ट में. ठीक है, इसमें जो है वो इसका मुख्य कारण क्या है, इस धारणा का प्रयोग करने का मुख्य कारण ये है कि हमारे देश में लगभग सभी विकसित देशों की इकोनॉमिक ग्रोथ या फिर जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके साधनों को हानि जितनी हुई है, ताकि वो हानि ना हो और जो भी हमारे प्राकृतिक रिसोर्सेज हैं, जो कि नेचुरल रिसोर्सेज हैं हमारे, वो उनको ठीक से बरकरार रखा जा सके, ताकि फ्यूचर में भी फ्यूचर जनरेशन उनको यूज़ कर सके. ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें जो है पर्यावरण को अच्छे से रखने के लिए बताया गया है कि पर्यावरण में उन सभी जो मनुष्य रहते हैं या जो पशु पक्षी रहते हैं, जो भी हमारी परिस्थितियां हैं उसमें विकास को प्रभावित करती हैं, जो उसको ठीक से रखा जाए. और उसके लिए हमारे पास दो चीज़ें आती हैं हमारे पर्यावरण में, एक तो लिविंग थिंग्स और एक नॉन लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स नाम से ही पता चल रहा है जो सांस लेते हैं, जो जीते हैं, पेड़ पौधे जीव जंतु. और नॉन लिविंग थिंग्स आपके जैसे जल भूमि वायु वगैरह, ये इनकी कोई मतलब ये सांस वगैरह नहीं लेते, लेकिन ये क्या कहलाए जाते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, आपको पता है. और ये नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं हमारी. विकास के लिए इन सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है. अगर ये चीज़ें ना हो तो विकास ना हो पाए. और आजकल इन प्राकृतिक साधनों का इतना शोषण हो रहा है कि इसकी दिन प्रतिदिन ये बढ़ता ही जा रहा है. जितनी फसलें उगाई जाती हैं उससे उसकी उत्पादकता जो है वो ख़त्म हो रही है. क्यों ख़त्म हो रही है? क्योंकि उनको अच्छे से मिट्टियाँ और जल वगैरह नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से उनकी उत्पादक क्षमता जो है वो ख़त्म होती जा रही है भूमि की. जैसे खनिज पदार्थ हो गए हमारे, जैसे पेट्रोल, लोहा वगैरह, कोयला वगैरह, सोना चांदी, इनका इस हद तक खनन किया जा रहा है कि ये जो है वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो रहे हैं, जिससे कि हमारी आने वाली फ्यूचर जनरेशन को ये नहीं मिलेंगे और जिससे कि प्रदूषण भी बढ़ रहा है. जितना पेट्रोल हम यूज़ कर रहे हैं उससे हमारा वायु प्रदूषण हो रहा है और हमारा ध्वनि प्रदूषण भी बढ़ता है. ठीक है, तो ये समस्याएं बढ़ती जा रही हैं और इन समस्याओं पर रोक लगाने के लिए हमें अपने ऊपर कंट्रोल करना ज़रूरी है. तो इसमें हमारा धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसमें क्या रोल प्ले करती है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक वो प्रोसेस है, एक वो प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत दीर्घकालीन शुद्ध लाभों को वर्तमान और भावी दोनों पीढ़ियों के लिए अधिकतम करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है. ये क्या कहती है कि जो अभी हमारी फ्यूचर जनरेशन है वो, और जो अभी हमारी रिसेंट में जनरेशन चल रही है जो वो, उन दोनों के लिए हम कैसे अपने जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनको कैसे बढ़ा सकते हैं या फिर कैसे उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, इसमें हम वो डिस्कस करते हैं. इसकी डेफिनेशन अगर आप देखो तो उसमें आपकी डेफिनेशन क्या जाती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी दैट मैनेज ऑल नेचुरल रिसोर्सेज. ये क्या मैनेज करती है? सारे के सारे नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज करती है और जितने भी फाइनेंशियल और फिजिकल एसेट्स होती हैं उनको लॉन्ग टर्म के लिए बढ़ाकर रखती है, ताकि उनको ख़त्म ना किया जा सके और फ्यूचर जनरेशन भी उनको यूज़ कर सके. इसमें आपके फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं? फीचर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के फर्स्ट फीचर आता है सस्टेनेबल ड्राइज इन रियल पर कैपिटा इनकम एंड इकोनॉमिक वेलफेयर. जो हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो क्या करती है, हमारी वास्तविक आय में वृद्धि करती है और दूसरी चीज़ इकोनॉमिक वेलफेयर में भी हेल्प करती है, क्योंकि अगर वास्तविक आय बढ़ेगी तो इकोनॉमिक वेलफेयर भी बढ़ेगा. दूसरी चीज़ है रैशनल यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज का उतना ही यूज़ करने के लिए हमें बताती है जितने की ज़रूरत हो. एक्सेस में यूज़ करने के लिए ये इस पर नहीं वो करती, मतलब एक्सेस में यूज़ करने के लिए ये, ताकि उनका शोषण न हो, इसलिए इसके ऊपर मतलब इसको इग्नोर करती हैं वो. तीसरी चीज़
नो रिडक्शन इन द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ऑन नीड्स, ताकि आगे आने वाली जनरेशन को कोई प्रॉब्लम अराइज ना हो इन सब चीज़ों को पाने के लिए। तो ये इसीलिए ऐसी उसमें भी रहती है कि अभी जो है वो कम से कम यूज़ किया जाए। इसका ये नहीं है कि बिल्कुल यूज़ ना किया जाए, भावी पीढ़ी के लिए इतनी वो किया जाए कि उनको भी आगे ये मिल सके, उनको भी पता हो कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं, इसीलिए इसको लिमिटेड यूज़ किया जाए। ठीक है, धारणीय विकास या फिर धारणीय सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमें ये भी बताती है। चौथी चीज़ और क्या हमें धारणीय विकास जो है वो बताता है, प्रदूषण में वृद्धि ना हो। प्रदूषण में वृद्धि कैसे ना हो, अपने जीवन स्तर को भी हम ऊंचा उठा के रख सकें और हमारे पर्यावरण में भी वृद्धि ना हो। इसके लिए हमें जो भी हम ये पेट्रोल वगैरह ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं उसको कम करना चाहिए और कुछ ऐसी टेक्निक यूज़ करनी चाहिए जिससे कि ये पोल्यूशन भी ना हो और इन सब को संजो कर भी रखा जाए। तो ये हमारे फीचर्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास कंडीशंस फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या कंडीशंस हैं, क्या क्या शर्तें हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। तो पहली आती है इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, कि हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो इंक्रीज हो। अगर पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगी तो स्टेटस ऑफ लिविंग जो है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, रेज हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट आता है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल कैपिटल स्टॉक। धारणीय विकास की जो तथा जीवन की जो गुणवत्ता है वो उसमें एक महत्वपूर्ण शर्त ये है कि जो भी पूंजी, प्राकृतिक पूंजी की स्टॉक है, नेचुरल कैपिटल स्टॉक है, वो कम नहीं होना चाहिए। वो उतना रहे कि अभी भी उसको यूज़ कर ले और आगे भी उसको यूज़ किया जा सके, उसको डिग्रेड ना करें, मतलब उसको ख़त्म ना करे। अब जैसे उसकी उर्वरक शक्ति कम होती जा रही है मिट्टी की, तो इस टाइप का कुछ ना करे जिससे कि उनकी उर्वरक शक्ति और कम हो। तीसरी चीज़ रिडक्शन इन इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। उत्पादन के लिए ऐसी तकनीकों का यूज़ करें जिससे कि पर्यावरण अनुकूल रहे, पर्यावरण प्रतिकूल ना हो, पर्यावरण में कोई कमी ना आए। प्राथमिकता दी जानी चाहिए उद्योगों के विकास को भी और उसके साथ साथ टेक्निक्स भी ऐसी यूज़ की जानी चाहिए जिसको किसी भी तरह का, जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है रिडक्शन इन एग्रीकल्चरल पोल्यूशन। एग्रीकल्चरल पोल्यूशन का मतलब ये है कि जो भी हम खाद वगैरह यूज़ करते हैं उसमें पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज़ करते हैं, उसमें बायो कंट्रोल टेक्निक का यूज़ किया जाना चाहिए। कीटनाशक वगैरह दवाई जब हम डालते हैं तो इससे हमारी भूमि पर जो है बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। नेक्स्ट है कम्प्रिहेंसिव रूरल डेवलपमेंट, संपूर्ण ग्रामीण विकास। धारणीय विकास में हमारा क्या होता है, धारणीय विकास में हमारे जब ये प्रदूषण वगैरह इन पर रोक लगती है तो उसके साथ साथ हमारा ग्रामीण विकास भी क्या होता है, कॉम्प्रिहेंसिव, ग्रामीणों का भी विकास होता है, गाँव का भी विकास होता है। तो ये थी हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की शर्तें। ठीक है, अब मेजरमेंट बोल रखा है, मेजरमेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मेजर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर ग्रीन नेट नेशनल इनकम एंड जेन्युइन सेविंग्स, इसमें ये बोला गया है। तो इसमें कैसे कर सकते हैं हम, ग्रीन नेशनल अकाउंटिंग सिस्टम में हरित क्रांति को यूज़ करके राष्ट्रीय और विशुद्ध बचतें जो हैं वो हम यूज़ करके कर सकते हैं। तो इसमें हमारी जो है हरित क्रांति, हरित शुद्ध राष्ट्रीय आय वगैरह, ये सब कुछ आपको इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। ये टॉपिक आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का टॉपिक ही इसमें आपको अच्छे से करना है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। इसमें हम अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ पढ़ेंगे, देन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम इसमें तीनों में क्या पढ़ेंगे, अपना डिफरेंस डिस्कस करेंगे एक बार। ठीक है।